के सेशन में फिर से हम बातें करेंगे इंग्लिश की, अंग्रेजी की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोनाउंसिएशन से। अब इतना तो आप लोग जान ही चुके हैं कि ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये प्रोनाउंसिएशन है। सबसे पहला शब्द प्रेजेंटेशन। जब भी आप प्रेजेंटेशन को एक नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, नाउन की तरह, NOUN, यानी कि आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, कोई PPT बनाई है, उस प्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ। तो जब भी प्रेजेंटेशन शब्द एक नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो उसका सही प्रोनाउंसिएशन प्रेजेंटेशन ही होगा। लेकिन अब इसके दूसरे पहलू को भी देखते हैं। जैसे मान लो अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया, जिसको हम प्रेजेंट भी बोलते हैं, क्या हम उसे प्रेजेंट बोल सकते हैं? नहीं है, उसको हम प्रेजेंट नहीं बोल सकते हैं। देखो, जब भी आपको कोई गिफ्ट मिलता है यानी कि वो आपको प्रेजेंट मिल रहा है, यही उसका सही प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन प्रेजेंट को आप प्रेजेंट नहीं बोल सकते हो। जब आप प्रेजेंट यानी कि एक वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हो इस शब्द को, PRESENT, यानी कि किसी को कुछ देना या कहीं पे किसी भी तरह की PPT या प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करना, वो जो प्रस्तुत करना है ये एक वर्ब है। वहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं बोलोगे कि मैंने ये प्रेजेंटेशन वहाँ पे प्रेजेंट की थी, नहीं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, किस तरीके से आप सही इंग्लिश बोलोगे? आप बोलोगे कि मैंने ये प्रेजेंटेशन वहाँ पे या अपने स्कूल में या अपने कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट की थी। तो आज से इस वीडियो को देखने के बाद से याद रखना कि जब भी आप कुछ भी चीज प्रस्तुत करते हो, PRESENT को एक वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हो, तो उसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्रेजेंट हो जाता है। एक और शब्द है, यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि इंग्लिश में जब भी आप सही अंग्रेजी बोलने या लिखने की बातें करते हो तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट या प्रेजेंट के बारे में आज हम बातें नहीं करेंगे। और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं, और क्योंकि ये शब्द नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग हो जाता है। अब जैसे हम प्रोनाउंसिएशन की ही बातें करते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रोनाउंसिएशन सही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन अब मैं इसको एक तरह से वर्ब की तरह इस्तेमाल करती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंटेशन को आप किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे या प्रोनाउंस करेंगे, दोनों में से कौन सा प्रोनाउंसिएशन सही है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप प्रोनाउंस इस्तेमाल करेंगे या प्रोनाउंस इस्तेमाल करेंगे? इसका सही जवाब है प्रोनाउंस। प्रोनाउंसिएशन आप एक नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सही तरीके से, सही इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन। लेकिन अगर आप इस शब्द को एक वर्ब की तरह, एक क्रिया की तरह इस्तेमाल करोगे तो अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में प्रोनाउंस नहीं बोलोगे, अब इसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। और क्या बन जाएगा? ये प्रोनाउंस। अब आप ये नहीं बोलोगे कि प्रोनाउंस करना है, यानी कि PRONOUNCE, इस शब्द को जब भी आप वर्ब की तरह, यानी कि एक वर्ब ही है, ये क्रिया की तरह इस्तेमाल हो रहा है एक सेंटेंस में, तो वहां पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंस नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? प्रोनाउंस। इस शब्द को प्रोनाउंस करके बताओ, यही इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। और अगर आप में से किसी ने ये बोल दिया कि इस शब्द को सही तरीके से प्रोनाउंस करके बताओ, तो ये गलत इंग्लिश है। इसी तरीके से एक और शब्द है कॉलीग। मेरे साथ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, आप लोग कॉलीग की जगह कोलीग बोलते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन, मेरे साथ काम करने वाले कर्मचारियों को आपको क्या बोलना है आज से इस वीडियो को देखने के बाद से? कॉलीग। जी हाँ, कॉलीग। ऐसे ही एक और शब्द है CABIN। आप इसको गलत इंग्लिश में बोल देते हो केबिन। ये केबिन कुछ नहीं होता है। आज से इस वीडियो को देखने के बाद से इसका सही प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए, और आपको आज से शब्द को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, CABIN, कैबिन। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जो कान है इसका प्रोनाउंसिएशन और जो साल होता है यानी कि EAR और दूसरी तरफ YEAR, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन में क्या एक ही साउंड है या एक ही तरीके से इनको बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है? मेरा सवाल आपसे है। आप में से कई लोग तो ये बोलेंगे कि हाँ, कान को भी ईयर बोलते हैं और जो सालों वाला YEAR होता है उसे भी ईयर बोलते हैं। तो ये जो कान वाला
ईयर है वो ईयर ही रहेगा, लेकिन जो साउंड वाला YAAR है उसे क्या बोलेंगे आप, उसमें जो साउंड लगेगी वो या की साउंड लग जाएगी, यानी कि य तो ये कान वाला ईयर है और जो सालों वाला है वो क्या है, य है। मेरा एक और सवाल आप लोगों से है कि क्या एंड AND एंड से पहले किसी भी सेंटेंस में अगर आप एंड को इस्तेमाल कर रहे हो उससे पहले कॉमा क्या लग सकता है। आप में से कई लोग आते हो मेरे साथ सेशन में बैठते हो, इंग्लिश सीखते हो, बोलते हो कि हमने कहीं एंड से पहले कॉमा लगे हुए देखा है। आप में से कई लोग बोलते हैं कि नहीं, एंड से पहले कभी कॉमा लगता ही नहीं है और कॉमा को हटाने के लिए ही हम एंड इस्तेमाल करते हैं। आपका क्या जवाब है कि आप जानते हैं कि एंड AND एंड से पहले कॉमा लगता है या नहीं लगता है। तो जवाब है एंड से पहले भी कुछ जगहों पे आप कॉमा लगा सकते हैं, जहाँ पे दो अलग आइडियाज को बताया जा रहा है वहां पे आप एंड से पहले कॉमा जरूर लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल है राम इज गुड कॉमा एंड Sham can be like Ram, full stop। अब सवाल ये आता है कि राम इज गुड के बाद हमने कॉमा क्यों लगाया है। पूरा सेंटेंस अगर आप देखोगे तो सेंटेंस है राम इज गुड कॉमा एंड शाम कैन बी लाइक राम, फुल स्टॉप। अब एंड से पहले जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3 शब्दों से राम इज गुड, ये एक आइडिया है। तो राम इज गुड जो है वो एक अलग आइडिया है और एंड के बाद जो एक अलग से शब्दों का जोड़ है जो है शाम कैन बी लाइक राम, ये अलग आइडिया है। तो जहाँ पे दो अलग अलग आइडियाज होते हैं जब उनको जोड़ा जाता है एंड से, तो एंड से पहले कॉमा लग जाता है। यानी कि एक ही सेंटेंस में अगर आप दो अलग अलग आइडियाज बता रहे हैं वो दोनों आइडियाज को जोड़ते हुए आप एंड लगा सकते हैं, लेकिन एंड से पहले आपको कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों आइडियाज जो हैं वो अलग अलग हैं। इस वजह से एंड से तो आप उन दोनों आइडियाज को जोड़ देंगे एक ही सेंटेंस में, जैसे हमने यहाँ पे किया राम इज गुड कॉमा एंड शाम कैन बी लाइक राम। लेकिन कॉमा लगाना जरूरी इसलिए है एंड से पहले क्योंकि राम इज गुड एक अलग आइडिया है और शाम कैन बी लाइक राम एक अलग आइडिया है। तो आज से इस वीडियो को देखने के बाद से आपको जिस सेंटेंस में आप एंड लगा रहे हो, दो अलग अलग आइडियाज को जोड़ रहे हो एक ही सेंटेंस में, वहां पे आपको एंड से पहले कॉमा जरूर लगाना है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे मेरे वीडियोस निरंतर आते रहेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप वो टॉपिक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9311659252। ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आपको मेंटोर कर सकती हूँ, कोच कर सकती हूँ, ट्रेन कर सकती हूँ, काउंसिल कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई NGO, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है या फिर कोई प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक पहुँचूँ, आपके एम्प्लॉइज को, आपके एसोसिएट्स, इंटर्न्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, CXO लेवल के एम्प्लॉइज और CEOs को कोच करूँ, काउंसिल करूँ, ट्रेन करूँ, मेंटोर करूँ या गाइड करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roni@gmail.com। मेरे वीडियोस को निरंतर देखना आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिजनेस, कंपनी को चलाना, NGO को चलाना, मैनेजमेंट सीखना, सही तरीके से दशा और दिशा में अपने बिजनेस को रन करना आप तभी कर पाएंगे जब आप शास्त्रों को समझेंगे। क्योंकि बिना शास्त्र बिजनेस, बिना शास्त्र मैनेजमेंट, बिना शास्त्र NGO, बिना शास्त्र हम आप समाज कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक बार शास्त्र समझ लिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गीता की बात नहीं हो रही है, तो शास्त्र को समझने के बाद आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। शास्त्रों को समझने के बाद आपको MBA कोर्स में एनरोल करने की जरूरत नहीं है। बहुत और चीजें आप निरंतर मेरे इस चैनल पे आए दिन सीखते रहेंगे।